हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडियन लर्निंग। मेरा नाम है समृद्ध श्रीवास्तव और मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर। आज मैं आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेकर के आया हूं। ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह लीजिए या मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, जो भी आपके एग्जाम वनडे एग्जाम्स होते हैं, स्पेशली हम टारगेट कर रहे हैं अभी रेलवे एसएससी वाले एग्जाम्स। अभी आपके ग्रुप डी के एग्जाम आने हैं, DSSS के आने हैं, तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उसी के अंदर ये वीडियो आज की भी अपलोड होगी आपकी। इसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं, सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ाऊंगा और मिक्स क्वेश्चंस भी लेके आ रहा हूं। 10 से 20 वीडियो जब आप कर लोगे, आपको खुद एनालाइज होगा, आपको खुद को रियलाइज होगा कि भैया हमारा काफी कोर्स, काफी कुछ यहां से रिवाइज हो गया है। क्योंकि मैं जब अपनी वीडियो में पढ़ाता हूं तो हर क्वेश्चन को प्रॉपरली एनालाइज कराता हूं, उस क्वेश्चन से बनने वाली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी मैं आपको देता चलता हूं, उसके चारों ऑप्शंस को रीड करते हैं तो हमारे एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन निकल करके आते हैं। रिलेटेड फैक्ट्स वगैरह सब कुछ लिखवाऊंगा। आपको इस वीडियो को यूज किस तरीके से करना है, आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है। जो जो मैं फैक्ट्स आपको बताऊंगा वो सब एक एक नंबर आप मान के चलो, आपके क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन वहीं से बन के आता है। तो आप इस तरीके से इस वीडियो को यूज करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है अपने तक मत रखा करो, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। इस तरह की और वीडियोस चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, तभी आपको नोटिफिकेशन का पता लगेगा। और हेल्प करिए आप इस चैनल को ग्रो करने के लिए, तभी मजा आएगा कंटेंट और अच्छा लेके आने के लिए आपके लिए। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज लेकर के आऊं और एग्जाम रेलेवेंट स्टडी होती है आपकी इस चैनल के ऊपर। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आपका पहला क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके पहले खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना और उसके बाद में फिर जो जो चीजें मैं लिखवा रहा हूं साथ साथ आप लिखते रहना, ठीक है जी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वॉज बेस्ड ऑन, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, वो किसके रिगार्डिंग था? बेस्ड ऑन मतलब कि उसने बोला है कि ये किस कमीशन ने सजेस्ट किया था कि 1935 के अंदर रिफॉर्म्स आने चाहिए। तो थोड़ा सा आपको मैं हिस्ट्री में ले जाता हूं। देखिए ऑलरेडी इस चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन अपलोडेड है, उसके अंदर मैंने चीजें डिटेल में डिस्कस करी हैं। मात्र 2.5 घंटे में आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करा दिया मैंने, उस वीडियो को भी चेक करना। अभी मैं आपको ये बता देता हूं, देखो 1919 में इंडिया के अंदर मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे। उसके बाद में आगे रिफॉर्म्स आने होते हैं, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट वहां से रिफॉर्म्स देती थी, उसके लिए उन्होंने कमीशन भेजी 1928 के अंदर, ठीक है जी, साइमन कमीशन। ये इंसिडेंट ज्यादातर बच्चों को पता होगा। साइमन कमीशन का काम क्या था कि इंडिया के अंदर आके मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो 1919 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी, उसको आके स्टडी करें, उसके बेसिस पे डिसीजन निकाले कि आगे के रिफॉर्म्स किस तरह लिए जाएंगे। आप सोचिए भारत के लिए रिफॉर्म्स बनाने और उसके अंदर एक भी भारतीय मेंबर नहीं था। ये 7 के 7 मेंबर्स, 7 मेंबर्स थे। ये अपने आप में क्वेश्चन आता कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे। उसका जो हेड था उसका नाम था सर जॉन साइमंस। इसी के नाम पे इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और, इसके अंदर एक मेंबर क्लीमेंट एटली भी थे, जो भारत की आजादी के टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। साइमन कमीशन के एक मेंबर वो भी थे। तो इस वजह से कि 7 मेंबर ब्रिटिशर्स थे, उसके लिए इंडिया में बहुत प्रोटेस्ट हुए, जिसके अंदर सबसे फेमस इंसिडेंट, जो सबसे इनफेमस कह लीजिए, जिसमें लाला लाजपत राय सर जी के सर पे लाहौर के अंदर लाठी लगी थी और वहां पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था, गो बैक साइमन। फिर उसके लिए आगे भगत सिंह और आपके चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, इन्होंने बदला लिया सॉन्डर्स को गोली मार करके। तो ये पूरा इंसिडेंट था साइमन कमीशन का और इन्होंने ही रिकमेंड किया था, इन्हीं की रिकमेंडेशन पे बेस्ड था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ब्लूप्रिंट, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये आप लिख लो अपनी कॉपी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज का जो हमारा संविधान है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा चीजें हमने यहीं से ली हैं। जैसे कि हमने यहां से फेडरल स्ट्रक्चर लिया है गवर्नमेंट का, फेडरल स्ट्रक्चर। इसके लिए मैं आपके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल में डिस्कस करे हैं। उससे बनने वाले रिलेटेड आर्टिकल, हर प्रोविजन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया वहां पे, उस वीडियो को जरूर चेक करो जाके। फेडरल स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा ऑफिस ऑफ गवर्नर इसमें बताया गया है,
इस तरह की चीजें, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गई, ये सब इस एक्ट के अंदर हमने यहां से लिया है। इसको, इस पर्टिकुलर एक्ट को जवाहरलाल नेहरू ने चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था। यह भी आपके पेपर में सवाल बनता है, चार्टर ऑफ स्लेवरी। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका, इस पूरे क्वेश्चन को हमने एनालाइज किया। लॉर्ड कर्जन कौन थे? इन्होंने 1905 में, ये थोड़ी हॉच पॉच इंफॉर्मेशन है, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं ना साथ साथ उसे लिख लो, या जब वीडियो रिवाइज करोगे तब लिख लेना। अभी आपको सुनना है, आप सुन लो, वीडियो स्लो रखे तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो। जवाहरलाल नेहरू ने चार्टर ऑफ स्लेवरी बोला था 1935 वाले एक्ट को। ठीक है जी, इसे ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया, क्योंकि सबसे ज्यादा चीजें हमने यहां से ली हैं। 7 मेंबर बता दे, साइमन कमीशन, जिसने कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसकी रिकमेंडेशन पे बेस्ड था, तो वो था साइमन कमीशन। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया, आंसर हो जाएगा आपका साइमन कमीशन। अब आ जाते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पे। लॉर्ड कर्जन किससे रिलेटेड है? 1950 में इसने बंगाल का सेपरेशन कर दिया था, बंगाल सेपरेशन। इसे मैं इरेज कर देता हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा। ये हो गया 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का सेपरेशन कर दिया था। और ये जो हुआ था, बंगाल का सेपरेशन हुआ था 1905 में, ये लॉर्ड कर्जन ने करा था, उस टाइम का वॉइस रॉय था। लॉर्ड क्लाइव से रिलेटेड कौन सा इंसिडेंट है? 1757 की बैटल ऑफ प्लासी। तो ये भी आपके क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और लड़ाई किसके खिलाफ थी? सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब। तो उस टाइम की सबसे शॉर्टेस्ट बैटल वो चली थी। ये सारी चीजें मैं अपने लेक्चर्स में बार बार रिपीट करता रहता हूं, आप देखो रिपीटिशन से ही आपकी चीजें कितनी क्लियर होंगी माइंड में। उसके लिए आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, ज्यादा लेंथी लेक्चर्स नहीं है। जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन दी गई है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप जाके उसका फुल फायदा उठा सकते हो। इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम, ये भी डिफरेंट सोर्सेज से आ गया आपका क्वेश्चन कि सिंगल सिटीजनशिप हमने कहां से लिया है? इंग्लैंड से लिया है सिंगल सिटीजनशिप। इसके अलावा और क्या लिया जी हमने इंग्लैंड से? हमने लिया है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कह लो, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जितनी भी लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट से रिलेटेड चीजें हैं हमने इंग्लैंड से लिया है। ऑफिस ऑफ कैग भी हमने यहां से लिया है, ऑफिस ऑफ सीएजी। सीएजी किस में आता है? आर्टिकल 148 के अंदर। अभी करंट सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। यूएसए हो गया, कनाडा से फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया है। तो ये सारी चीजें हैं कि सिंगल सिटीजनशिप उसने पूछा तो हमने बता दिया, हमने लिया इंग्लैंड से। इसके ऊपर ऑलरेडी सेपरेट वीडियो आ चुकी है, जाके देखो। नहीं तो भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली इंडियन पॉलिटी के लिए 2 लेक्चर बनाए हैं, उसके अंदर भी कवर करा है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर, अच्छा जी ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पहले पढ़ लो कि डीपीएसपी राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व जो है वो किससे रहे, मतलब इसके लिए क्या सबसे बढ़िया स्टेटमेंट रहेगी? इनफोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ? नहीं। क्वासी इनफोर्सिबल? नहीं। पार्टली नॉन इन्फोर्सेबल? नहीं। नॉन इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, इसका मतलब कि इसके लिए आप कानून का दरवाजा खटखटा नहीं सकते कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का उल्लंघन हुआ है। जैसा कि फंडामेंटल राइट्स में आप कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स का आपका उल्लंघन होता है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो ना, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होता है ये नॉन जस्टिसिएबल होता है, नॉन जस्टिसिएबल। ये खाली निर्देश है गवर्नमेंट को कि आपको लॉज इस तरीके से बनाने चाहिए कि आपका सोशलिस्ट पैटर्न, वेलफेयर स्टेट चले। तो ये है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी से क्वेश्चन क्या बनता है पेपर में कि ये कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 4 में आता है। आर्टिकल जो है वो 36 से लेके 51 तक है। ये लिया कहां से गया था? ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये जो सवाल बनते थे मैंने आपको बता दिए। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर एंड इनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वाज नॉट इंसर्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा जी, जो हमारा प्रस्तावना पत्र है, हिंदी वालों को भी मुश्किल नहीं आएगी, कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट इंग्लिश नहीं है। जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना पत्र प्रीएम्बल है, उसके अंदर एक अमेंडमेंट हुई थी। जब शुरुआत हुई थी प्रीएम्बल की तो वो किस नाम से हुई थी? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन।
ये सारे काम के लेक्चर्स हैं आपके, मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। आप जाके एक बार पॉलिटी की वीडियो चेक करो, ज्यादा लंबे लेक्चर नहीं है। प्रियम्बल के ऊपर मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया है। और आपको लगेगा प्रियम्बल तो छोटा सा टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन आते नहीं है। प्रियम्बल से बहुत बार आपके पेपर में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, स्पेसिफिकली बता रहा हूं एसएससी और रेलवेज में। एक बार जाके चेक करना, उससे क्या क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने वहां कवर कराए हैं। तो अगर मेरी वीडियो पे लिखा है कि ये प्रियम्बल के ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रियम्बल का मैंने एक पत्र पढ़ा दिया आपको। आप जाके देखो उस वीडियो को, तब आपको समझ में आएगी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। उसके अंदर लिखा था इंडिया का नेचर, कि इंडिया की जो हमारी जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसका नेचर क्या होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स उसे क्या अचीव करने हैं। इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये आज का प्रियम्बल है। उस वक्त सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड नहीं थे अमेंडमेंट में, इन्हें ऐड किया गया 1976 के 42वें संशोधन के अंदर, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। और इसके अंदर इंटीग्रिटी वर्ड को भी डाला गया। तो ये 3 वर्ड्स को जो है ना डाला गया था। और इसने पूछा नॉट इंसर्टेड, तो आपका आंसर डिग्निटी हो जाएगा कि ये कोई वर्ड ऐसा था ही नहीं प्रियम्बल के अंदर। इंटीग्रिटी को ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो पार्ट है फ्रेटर्निटी, कि इंडिया को फ्रेटर्निटी का एक ऑब्जेक्टिव है, इंडिया का जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इसके हेड के अंदर डाला गया था इंटीग्रिटी शब्द। तो यानी कि आपको मोटा मोटी बात यह समझनी है कि प्रियम्बल के अंदर ऐसे कौन से 3 शब्द हैं जो 42वें संशोधन में डाले गए थे। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। ठीक है जी, ये हो गया आपका प्रियम्बल के बारे में जो इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, लिखते रहो कॉपी में, सब इंपॉर्टेंट है, सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं क्लास में आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, मतलब समझो आप 100 क्वेश्चन यहां से लेके जाओगे 100%। द मेथड ऑफ इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम, एक मिनट, ठीक है जी, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बोले तो प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसीजर है ये कहां से लिया गया। पहले आप ये याद कर लो कि आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है इंपीचमेंट से। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से आर्टिकल जो रिलेटेड है वो है आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कौन सा आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 54 में। इसमें लिखा है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि हमारा प्रेसिडेंट को हम खुद चुनेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू, प्रोसीजर उसके अगले आर्टिकल पे। तो इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पहले समझ लीजिए होता क्या है। प्रेसिडेंट को आप इतनी आसानी से नहीं हटा सकते, या तो वो खुद रिजाइन देके चला जाए, या फिर अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो हट जाते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट आता है, फिर चीफ जस्टिस आता है। लेकिन अगर उनको हटाना है प्रॉपर प्रोसीजर से, तो फिर वो क्या प्रोसीजर होता है ये देखिए, कि पहली चीज तो ये, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में से किसी भी हाउसेस के अंदर ये मोशन इनिशिएट हो सकता है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में मोशन इनिशिएट हो सकता है या नहीं हो सकता। राज्यसभा में भी हो सकता है, लोकसभा में हो सकता है। मोशन इनिशिएट करने का मतलब क्या है कि हाँ जी हम प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी 25% बोले तो 1/4 जो उस हाउस की पॉपुलेशन हो, उस हाउस के अंदर जो मेंबर्स है उसमें से 1/4 मेंबर उसमें साइन करेंगे, और प्रेसिडेंट को 14 दिन का प्रायर नोटिस दिया जाएगा। ठीक है जी, तब जाके ये मोशन पे वोटिंग शुरू आप कर सकते हो। और वोटिंग भी प्रोसीजर इतना आसान नहीं है। लोकसभा के अंदर से 2/3 मेजोरिटी, यहां से वो मोशन पास होगा, या फिर राज्यसभा से, दोनों हाउसेस से जब 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाएगा ये बिल, जो कि बहुत मुश्किल है, इसे स्पेशल मेजोरिटी कहा जाता है। इससे जब ये प्रोसीजर पास हो जाएगा तब जाके प्रेसिडेंट स्टैंड्स टू बी इंपीच्ड, तब जाके प्रेसिडेंट को आप हटा सकते हो। तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है देश के प्रेसिडेंट को हटाने का। अब प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसीजर उसने पूछा है कहां से लिया है, तो जी वो लिया हमने यूएसए से। ठीक है जी, ये था इसका पूरा लेखा जोखा। आर्टिकल 61 बता दिया, 54 बता दिया, प्रोसीजर पूरा बता दिया आपको प्रेसिडेंट हटाने का। कंसेप्चुअली भी समझते चलो चीजों को। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर था। अभी ये पॉलिटी के चल रहे हैं, इसके बाद आपको हिस्ट्री के भी मिलेंगे। अभी इसी वीडियो के अंदर हिस्ट्री के भी वीडियो है, ज्योग्राफी के भी है, मिक्स्ड वाली है। जो अगर कोई सब्जेक्ट वाली होगी एमसीक्यू उसकी, तो मैंने उसको डाल रखा है, पॉलिटी के नाम से अलग है।
मिक्स्ड एमसीक्यूज भी चलेंगे। आप चैनल को सपोर्ट करो, उसके बाद मैं आपके लिए एग्जाम को टारगेट करके स्पेसिफिकली आपके लिए एक अलग सीरीज लेके आऊंगा। और अगर आपका खुद का कोई मन है कि मेरे को ये वाला चैप्टर, इस वाले टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मैं बता सकते हो, उस पर आपके लिए मैं वीडियो जरूर लेके आऊंगा। इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन प्लान। एक एक को पढ़ लेते हैं पहले कि 4 ऑप्शन बताए ना, 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। देखो साइमन कमीशन प्रपोजल तो मैंने आपको बता दिया कि इसने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर अपनी सजेशंस दी थी, इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनेगा। क्रिप्स प्रपोजल, क्रिप्स मिशन आया था 1942 के अंदर, और इसका जो हेड था उसका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स ये क्या करने आया था? उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 लगा हुआ था और उसके अंदर इंडियंस की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट होना इंडियन ब्रिटिशर्स को बहुत जरूरी था। तो उसके लिए अब समझौतों की बात चल रही थी। स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन आया, अगस्त ऑफर आया, कैबिनेट मिशन आया, शिमला समझौता हुआ, धीरे धीरे पावर ऑफ ट्रांसफर किस तरीके से की जाएगी इंडिया की तरफ, तो ये सारी बातें चल रही थी। 1942 के अंदर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने बोला ठीक है जी, अभी तक तो इंडिया में ये चल रहा था कि हमें तो पूरी आजादी चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि आप ना डोमिनियन स्टेटस ले लो हमसे और प्लीज हमारी मदद कर दो, डोमिनियन स्टेटस। इस स्टेटमेंट पे महात्मा गांधी जी ने इसको बोला कि बेटा इट इज अ पोस्ट, ये क्वेश्चन आता है पेपर में तभी लिखवा रहा हूं, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक। ये गांधी जी ने इसको जवाब दिया कि अब तू डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा है, हमें तो चाहिए नहीं, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, और जो तुम ऑफर कर रहे हो इट इज नथिंग बट इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक। ये डेट जो चेक है पोस्ट डेटेड हो चुका है, ये महात्मा गांधी ने बोला था। तो ये भी पूछ रहा था किसने बोला था, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी। ठीक है, मैं बोल रहा हूं साथ साथ लिख लेना, थोड़ा बहुत कोशिश कर लेना समझने की। माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान क्या है? देखिए इंडिया का विभाजन होने ही वाला था, किस तरीके से होगा इस पे बात करने के लिए माउंटबेटन प्लान 1947 के मई में बैठा गया था, और इसकी जो टॉक्स थी वो फेल हो गई थी। फिर जून 3 प्लान भी आया था। इस प्लान को, माउंटबेटन प्लान को एक और नाम दिया जाता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, इसको कहा जाता है डिकी बर्ड प्लान। डिकी बर्ड प्लान, क्योंकि इसके जो प्रोविजंस थे वो कुछ इसी तरह के थे। जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, फैक्ट्स ये हैं आपके, आपको ये याद रखने हैं। अब आ जाते हैं कैबिनेट मिशन प्लान पे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब आ जाते हैं इस पे, इसको कर रहा हूं मैं इरेज। ठीक है जी, आ जाओ। देखो कैबिनेट मिशन जो प्लान था ये आया था 1946 के अंदर, और इसके अंदर 3 मेंबर्स थे। कौन कौन से थे 3 मेंबर्स? ये था पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, ठीक है, एक वही था क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, और इसको जो हेड कर रहा था वो कर रहा था पैथिक लॉरेंस। ये उस टाइम का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था इंडिया का। ठीक है जी, और क्या था कैबिनेट मिशन प्लान जो हुआ, उसके अंदर यह बताया गया कि इंडिया का संविधान बनाने के लिए, ऊपर ऊपर से बता रहा हूं लेकिन ये सारी चीजें थी, इंडिया का संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करी जाए, क्योंकि अब पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर करना ही था। इनको भी पता था देश छोड़ना पड़ेगा, वर्ल्ड वॉर 2 की अंत हो चुका था। और 1946 के अंदर क्या हुआ था, ये क्लीमेंट एटली ने भेजा था, पहले तो ये जान लो। उस टाइम का अभी बताया था ना ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, पेपर में ये क्वेश्चन भी आता है, आजादी के टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो क्लीमेंट एटली था। इससे पहले विंस्टन चर्चिल थे। तो ये हो गया आपका कैबिनेट मिशन प्लान, और इसके अंदर इन्होंने सजेस्ट किया था कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स रखेंगे, जो कि अलग अलग प्रोविंसेस, अलग अलग प्रिंसली स्टेट से आके बैठेंगे। आजादी के बाद में जब पार्टीशन हुआ उसके बाद में इसमें 299 मेंबर्स हो गए थे, और फाइनली जब कॉन्स्टिट्यूशन पे, संविधान पे साइन हुआ 26 नवंबर को, तो असेंबली में 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे। देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन हो गई। इसके ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर मैं पूरा स्पेसिफिक लेक्चर दे चुका हूं, जाओ जाके प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देखो, तभी समझ में आएगी सारी बातें क्लियरली। अब भी मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए हैं, ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत
बहुत रेलेवेंट है। अगर आप गिनने बैठो तो आपको पता लगेगा हमने एक क्वेश्चन में 10-10 क्वेश्चन का मैं आपको कवर करा रहा हूं और वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। इररेलेवेंट कुछ भी नहीं है। Which fundamental right in the Indian Constitution states that all persons shall be equally protected by the laws of the country? कि भैया देश के अंदर कानून सबके लिए बराबर होगा, वो ये कह रहा है कि तो फिर ये कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर हमें बताया गया है? राइट टू इक्वालिटी के अंदर। अब राइट टू इक्वालिटी जो है वो फंडामेंटल राइट्स में आता है। फंडामेंटल राइट्स अपने आप में किस पार्ट में आते हैं? तो ये पार्ट 3 में आते हैं, पेपर में बनने वाला सवाल। ठीक है, ये कहां से कहां तक है? ये आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बताया है, जाके वीडियो चेक करो, उसके अंदर भी सारी चीजें मिलेंगी। रिवाइज कर लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से शुरू होता है और आर्टिकल 18 तक जाता है, इस हेड के अंदर आता है। इक्वली प्रोटेक्टेड बिफोर द लॉज, ये वाला पर्टिकुलर राइट ये आर्टिकल 14 के अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ के नाम से है। इक्वालिटी बिफोर लॉ। एक आपके लिए मैं प्लान कर रहा हूं लेक्चर जिसके अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करूं और फंडामेंटल राइट का तो आपको एक एक आर्टिकल पता होना चाहिए। आर्टिकल 15 किसके बारे में है? ये है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सेक्स, कास्ट, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ इत्यादि, इन सब के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। 16 जो है आर्टिकल 16 ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है कि सबको इक्वली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मौका मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब्स में इधर उधर। ठीक है जी, ये हो गया आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 18 है आपका एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। जो इस क्वेश्चन में पूछा है वो पर्टिकुलरली इस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 14 किसके अंदर? फंडामेंटल राइट्स के अंदर, राइट टू इक्वालिटी के अंदर। पूरा क्वेश्चन अच्छे से आपको मैंने बता दिया। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 के बीच में आता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अभी फ्रीडम बता रहा हूं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24 और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेके 28 तक। ठीक है जी, ये थे आपके इंपॉर्टेंट सवाल जो पॉलिटी के आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे मिक्स आते रहेंगे तो वो भी देखते रहना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम, अच्छा ये क्वेश्चन और बचा, उसके बाद हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट बाय, अच्छा जी ये चीज आप ध्यान रखोगे कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ये संविधान के पार्ट 1 के अंदर है, आर्टिकल 1 से लेके 4 के बीच में। इसके अंदर क्या कहा गया है? क्या है ना कि स्टेट के पास अपनी ऐसी पावर नहीं होती कि वो अपना जगह बढ़ा ले या दूसरी स्टेट को अपने अंडर ले ले। ये सारी पावर यूनियन पार्लियामेंट के पास होती है। तो पार्लियामेंट चाहे तो वो रीनेम कर सकती है, रीडिफाइन कर सकती है उस स्टेट की बाउंड्री। और ये पावर किस पे लाई करती है? पहला सवाल पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट के पास। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा ये बनता है किस तरीके से वो इस चीज को कर सकते हैं कि उन्हें मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई स्टेट है, उसकी बाउंड्री को उसने ऑल्टर करना है इंडियन पार्लियामेंट ने, तो उसके लिए कितना सपोर्ट की जरूरत है लोकसभा और राज्यसभा में? तो उसके लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए। देखिए सिंपल मेजोरिटी होती है 50% से थोड़ी ऊपर, मतलब 50% से ज्यादा है वो सिंपल मेजोरिटी है। स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 मेंबर के, यानी कि हो जाएगा 66.66%, जो कि अभी मैंने आपको बताया था किसके लिए होती है? प्रेसिडेंट को इंपीच करने के लिए। तो आप सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट के अंदर ये काम कर सकते हो। ये हो गया आपका आंसर, सिंपल मेजोरिटी। समझे मेरी बात? तो ये हो जाएगा रीनेम और रीडिफाइन ऑफ बाउंड्री स्टेट की सिंपल मेजोरिटी से की जा सकती है पार्लियामेंट में। इसके लिए आर्टिकल 1 से 4 भाग 1 के अंदर ये लिखा हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के अंदर हमारे कौन कौन सी स्टेट्स बनी है, अभी तक किस किस ईयर में बनी है, उसका सीक्वेंस भी कई बार आपके एग्जाम्स में पूछ लेता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। ये हो गया आपका आंसर, हो जाएगा आपका सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, और शेड्यूल जो 1 है उसके अंदर सारे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में सारी चीजें, शेड्यूल के ऊपर भी एक आपके लेक्चर दे चुका हूं मैं। अच्छा, ये वाली चीज की पार्लियामेंट ही
स्टेट के साथ ऐसा कर सकती है, पार्लियामेंट में पूरी पावर है, ये किस भावना को बताती है? ये बताती है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया के अंदर जो फेडरेशन है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेंटर है, मतलब सेंटर के पास पावर ज्यादा है। और ये वाला पावर जो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ये वाला प्रोविजन हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है कि इंडिया के अंदर स्टेट और जो सेंटर है उनके बीच में पावर्स डिवाइड तो होगी, लेकिन ज्यादातर जो पावर है वो सेंटर के पास रहेगी। देख लो आप, सेंटर के पास है पावर, इमरजेंसी लगाने की पावर किसके पास होती है? सेंटर के पास होती है। स्टेट को करने की और कितनी सारी पावर जैसी होती है तो सेंटर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का पूरा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल ही अटेन द एज ऑफ। सुप्रीम कोर्ट का पहले आप आर्टिकल देख लो। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124, हाई कोर्ट इसको दो को इधर ले आओ 214, ये हो गया हाई कोर्ट का आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए कि उसको अपॉइंट किया जाएगा, ये होता है आर्टिकल 126, इन्हें अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। ये हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो। उसके बाद में आ जाते हैं, उन्होंने क्या पूछा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो कितनी मतलब कि किस एज में जाके उनका रिटायरमेंट होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 65 ईयर्स। देखो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, पहले वो समझ लो कि एक तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ऑब्वियस सी चीज है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा कि उनको प्रैक्टिस होनी चाहिए किस चीज की, कि भैया 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज। कहां पे? इन हाई कोर्ट, इन अ हाई कोर्ट और इन सक्सेशन ऑफ 2 और मोर, यानी कि इकट्ठा 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो एक कोर्ट में हो फिर उनका ट्रांसफर हो गया हो दूसरी जगह, लेकिन 5 साल का ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए। या फिर 10 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट में। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूस 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट के अंदर, सॉरी यार, हाई कोर्ट के अंदर। मैं आपको चीजें ढंग से समझा रहा हूं, मेरी बात को सुनने पे ज्यादा ध्यान देना, तभी आपको चीजें ढंग से समझ में आएगी, इंटरनली आप इस चीज से कनेक्ट कर पाओगे। तो मैंने आपको बता दिया ये क्वालिफिकेशन चाहिए। दूसरा, कोई मिनिमम एज जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए ये मेंशन नहीं है, लेकिन 65 की एज में सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसे रिटायर कर दिया जाएगा। ये रिटायरमेंट एज है सुप्रीम कोर्ट के जज की। ठीक है जी, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, अटॉर्नी जनरल का होता है 6 साल और सीएजी का होता है, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन 65 की उम्र में इनको रिटायर होना पड़ेगा। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए किसी की भी उम्र क्वालिफिकेशन के अंदर ही 62 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 62 से ऊपर है तो आप हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते। ये बात हो रही है रिटायरमेंट की, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज है 65 ईयर, और ये है क्वालिफिकेशन के अंदर हाई कोर्ट के जज की, कि हाई कोर्ट का जज जो है उसकी मैक्सिमम एज 62 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तब वो हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं और उनकी क्वालिफिकेशन अलग है। तो ये मैंने आपको बता दिया सुप्रीम कोर्ट का कि कितनी उम्र होनी चाहिए, पता लग गया। ये ब्लैंक स्लाइड है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन। हु बिल्ड द विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री इन चित्तौड़गढ़? ठीक है जी, ये इन्होंने विजय स्तंभ बनाया। किन्होंने बनाया पहले तो ये जान लीजिए। सबसे पहले ये थे, चारों ऑप्शन ही मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, 3 तो लग ही रहे हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं क्या करके। पहले आंसर देख लो, इसका आंसर होगा राणा कुंभा। और इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया विजय स्तंभ। विजय स्तंभ को बोला जाता है टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ। और ये कहां पे बनाया? ये चित्तौड़गढ़ में बनाया। सब कुछ तो लिखा हुआ है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर। और ये किस खुशी में बनाया गया, क्यों बनाया गया? पहली चीज तो ये जान लो, ये किसको डेडिकेटेड है? ये लॉर्ड विष्णु जी को डेडिकेटेड है, लॉर्ड विष्णु। ईयर आपको ध्यान रखना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1448। इस टाइम पे इन्होंने जीत हासिल करी थी किसके ऊपर? महमूद खिलजी के ऊपर। महमूद खिलजी, ये इसने आक्रमण कर दिया था कंबाइंड आर्मी, गुजरात और मालवा की कंबाइंड आर्मी को लेकर आक्रमण कर दिया था राणा कुंभा। ये राजा थे मेवाड़ के, मेवाड़ी राजा थे, ये वीर थे काफी। और ये जो थे 1448 में लड़ाई हुई, उस जंग को जीते, और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने फेमस विजय स्तंभ बनवाया, टावर ऑफ विक्ट्री। कहां पे बनवाया? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। किसको डेडिकेटेड है? लॉर्ड विष्णु को। कौन से ईयर में? 1448 में। किसके खिलाफ लड़ाई हुई? महमूद खिलजी। आर्मी किस किस की थी? गुजरात और मालवा की। कितने सारे क्वेश्चन कवर हो गए?
ये सारी चीजें अपनी कॉपी में लिखते जाओ, खुद के बनाए हुए नोट्स बार बार पढ़ोगे, चीजें अपने आप रिवाइज होगी। फिर से बोल रहा हूँ, हर लेक्चर में बोलता हूँ, नोट्स अपने खुद बनाया करो, फालतू के प्रिंटेड मटेरियल पे मत जाओ, उसमें से सब कुछ पढ़ना इम्पॉसिबल है। हमें सिलेक्टिव स्टडी करनी है एग्जाम क्रैक करने के लिए, और वो सिलेक्टिव स्टडी आप खुद पढ़ के अपनी लैंग्वेज में वही फैक्ट्स लिखो जो आपको याद करने हैं, ठीक है जी। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ, राणा कुंभा मैंने आपको बता दिया, इसको इरेज कर रहा हूं। दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं इनके, महाराणा प्रताप, द ग्रेट महाराणा प्रताप। इनसे क्या आपको याद रखना है, जल्दी जल्दी बता रहा हूं, भी डिटेल का टाइम नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। देखो 1575 के अंदर बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये आपको ध्यान रखनी है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये अकबर की सेना के खिलाफ हुई थी, और अकबर की सेना को जो लीड कर रहे थे वो थे राजा मान सिंह, राजा मान सिंह। ही वॉज वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर, अभी बताऊंगा नवरत्न भी। देखो 1575 ये रिलेटेड है महाराणा प्रताप से। बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी किसके साथ, अकबर के साथ, लेकिन अकबर के ट्रूप्स को जो हेड कौन कर रहा था, राजा मान सिंह। और ये अकेले ऐसे वीर राजा थे जिन्होंने अकबर की टर्म्स पे कभी एग्री ही नहीं किया था। तो ये हो गया आपका महाराणा प्रताप के बारे में मैंने आपको बता दिया। राणा कुंभा इसका आंसर हो जाएगा। राणा संगा की आप एक चीज याद रख लो कि ये हुई थी, ये बाबर से रिलेटेड है, इनकी बैटल हुई थी वर्सेस बाबर, जो कि बाबर जीता, और ये हुई थी 1527 में बैटल ऑफ खानवा के नाम से। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बीच बीच में मैंने आपको ऐसे इंफॉर्मेशन दी है। बाबर के बारे में तो बहुत अच्छे से बताया था कि पहली बैटल ऑफ इब्राहिम लोदी के साथ बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ घाघर, ये 4 साल इसकी बैटल थी। 1527 की बैटल ऑफ खानवा किसके साथ, राणा संगा के साथ। काफी आपके इंफॉर्मेशन होती जा रही है, इसको लिखते जाओ, याद करते जाओ, ठीक है जी। नेक्स्ट चल रहे हैं। Who raised the slogan स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो ये तो स्लोगन से क्वेश्चन बन गया। एक काम करते हैं, ये 4 ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं, इन सबके स्लोगन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया डू और डाई का, तो ये आंसर तो होगा नहीं। कब दिया, ये 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया इन्होंने, क्विट भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसके लिए जो रेजोल्यूशन इन्होंने कांग्रेस के अंदर पास किया था वो 8 अगस्त को ये डेट तय हुई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त से शुरू हो गया था, और इन्होंने अब बोला था करो या मरो, तो ये नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी, इन्होंने क्या नारे दिए थे, इन्होंने बोला था जय हिंद, जय हिंद। कई बार पेपर में आता है क्वेश्चन, डू और डाई, जय हिंद इन्होंने बोला था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये तो वर्ल्ड फेमस इनका स्लोगन है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाल गंगाधर तिलक से है, ये आपका आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है जी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता था। इतना लिख लिया तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आ जाओ इधर। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, इनको कहा जाता था लोकमान्य तिलक, ठीक है। और इनको कहा जाता था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। और क्या कहा जाता था, बाल गंगाधर तिलक जी ने 2 अखबार आते थे इनके, महाराणा और केसरी, और मैंने और हिंदी वाले और में इंग्लिश वाला और लगा दिया, केसरी एंड, ठीक है। महाराणा और केसरी ये थे इनके 2 अखबार। इन्होंने होम रूल मूवमेंट की शुरुआत करी, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, बाल पाल और लाल, होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट की शुरुआत 1916 में, ये भी बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड है। ये सारे फैक्ट्स थे बाल गंगाधर तिलक जी से, और इन्होंने स्लोगन दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। लाला लाजपत राय जी, इन्हें कहा जाता था पंजाब केसरी। सारे वही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, फैक्ट के तौर पे आपको मैं बताता जा रहा हूं। अब आप इसे क्वेश्चन के तौर पे कर लो या ऐसे कर लो। पंजाब केसरी, इन्हें और क्या कहा जाता था, शेरे पंजाब, शेरे पंजाब, ठीक है जी।
और लाला लाजपत राय जी किससे रिलेटेड हैं? जो लाठी अभी मैंने आपको बताया था साइमन कमीशन के दौरान, और उन्होंने ही ये स्लोगन दिया था, गो बैक साइमन। लाहौर के अंदर ये प्रोटेस्ट चल रहा था, गो बैक साइमन। और कौन से रिलेटेड आपको स्लोगन्स याद रखने चाहिए मेरे हिसाब से? जैसे जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि हु विल लिव इफ इंडिया डाइज, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हरीशचंद्र भारतेंदु जी ने कहा था, ठीक है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किन्होंने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। इस टाइप के स्लोगन्स आपके एग्जाम में आते हैं, तो जो भी होंगे इससे इंपॉर्टेंट वो मैं आपको लिखवाता जाऊंगा। अभी इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको लिखा दिए। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने, लेकिन ये लिखा हजरत मोहानी ने था, ठीक है जी। ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स। और कोई याद आ रहा है? हाँ, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला था। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट स्लोगन्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हु रेज द स्लोगन? अभी बोल रहा बैक टू द वेदास, ये भी स्लोगन वाला ही क्वेश्चन है। तो ये दयानंद सरस्वती जी ने। अच्छा, ये तो सारे ही बड़े ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं। गुरु नानक देव जी फर्स्ट सिख गुरु थे, ये फर्स्ट सिख गुरु। इनका जन्म ननकाना साहिब के अंदर हुआ था। अभी करतारपुर कॉरिडोर चल रहा है आपका न्यूज में, अभी खोला गया उसको, करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर वो जगह है जहाँ पे इन्होंने अपने आखिरी दिन काटे थे गुरु नानक देव जी ने, ठीक है जी। स्वामी विवेकानंद, वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं, मेरे को जो जो याद आ रहे हैं मैं अभी आपको वो लिखवा देता हूँ। देखो, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो आपको इनकी जीवनी जरूर पढ़नी चाहिए या देखनी चाहिए। YouTube पे भी आपको बथेरी वीडियोस मिल जाएंगी स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ना। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। इन्होंने रामकृष्ण मिशन भी चलाया था। रामकृष्ण मिशन स्टार्टेड बाय स्वामी विवेकानंद। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन जाता है। रामकृष्ण मिशन चलाया था, ठीक है जी। इनसे एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1893 शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, और वहां पे इन्होंने फेमस अपना जो भाषण था, जो आज भी इतना फेमस है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो वो उन्होंने यहां से बोला था, शिकागो पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन से। इन्होंने वेदांत की फिलॉसफी दी। वेदांत की, वेद जो है वो हर चीज का, इससे आगे नहीं है कुछ, सब कुछ इसी में है। इन्होंने भी फोकस यही दिया, बैक टू द वेदास। किन्होंने? दयानंद सरस्वती ने। अभी आऊंगा उस पर। वेदांत की फिलॉसफी इन्होंने दी, ठीक है जी। इन्होंने पूरे वर्ल्ड में वेदांत की फिलॉसफी को फैलाया। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपका स्टैटिक से ये बनता है कि नेशनल यूथ डे कब बनाया जाता है? तो नेशनल यूथ डे इन्हीं के बर्थडे पे बनाया जाता है। यूथ डे कब बनाया जाता है जी? तो ये है 12 जनवरी को, 12th ऑफ जनवरी। नेशनल यूथ डे इन्हीं के जन्म दिवस को सम्मान देने के लिए हम बनाते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब आ जाते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे कि गो बैक टू द वेदास किन्होंने बोला था कि आप वेदों की ओर जाओ? दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी का असली नाम उनको क्या कहा जाता था? मूल शंकरा। मूल शंकरा, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। उसके और क्या क्वेश्चन बन सकता है इनसे, दयानंद सरस्वती जी से, कि इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी थी। आर्य समाज की स्थापना करी थी, और कहां करी थी? ये बॉम्बे में करी थी। बॉम्बे में करी थी। ये हो गया आपका दयानंद सरस्वती जी के बारे में मैंने आपको बता दिया। आर्य समाज की स्थापना करी थी इन्होंने। बैक टू द वेदास का स्लोगन भी दिया था। ये होता है आपका इस क्वेश्चन का। राजा राम मोहन रॉय जी भी है, ठीक है। इसके लिए राजा राम मोहन रॉय जी जो थे, ये इनका जन्म 1772 में हुआ था, और ये पहले इंडियन थे जो विदेश गए थे। इन्होंने सती सिस्टम को बंद करवाया था। सती सिस्टम के ऊपर इन्होंने बहुत काम किया था। आइडल वर्शिप के ये खिलाफ थे। राजा राम मोहन रॉय जी ने आत्मीय सभा का शुरुआत करी थी। आत्मीय सभा, ठीक है जी। और क्या क्वेश्चन बनता है राजा राम मोहन रॉय जी से? इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसाइंस भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन
रेनेसांस। रेनेसांस एक मूवमेंट हुआ करता था यूरोप के अंदर जब लोग साइंटिफिक हो गए थे कि अब हमें पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ये आपका पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। टोडरमल वॉज द रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ विच मुगल एम्परर? टोडरमल वॉज वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर। अकबर का एक नवरत्नों में से एक था। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर लेते हैं कि इसके 9 रत्न पढ़ ही लेते हैं। नवरत्न, 9 रत्न कह लो। ठीक है, इनके नाम आप ध्यान रख लो, ये जो आते हैं पेपर में एक बार में खत्म हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन बन गए आपके। बीरबल, तानसेन, ठीक है, इसके अलावा राजा मानसिंह, बहुत सारे हिंदू एम्प्लॉयड थे इनके अंडर। राजा मानसिंह, राजा टोडरमल जो फाइनेंस मिनिस्टर बताया मैंने आपको, टोडरमल, और ये हो गए फैजी, अबुल फजल, ये दोनों भाई थे। अकबरनामा भी इन्होंने लिखी थी, अबुल फजल। और आपके भगवान दास, भगवान दास। एक सबसे इंपॉर्टेंट अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान खाना। ये नंबरिंग कर देता हूं मैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 ही हुए हैं। तो एक कौन रह गया? मुल्ला दो प्याजा। ये इनके कुक हुआ करते थे, मुल्ला दो प्याजा। ये नवरत्न आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, मैं याद रखना है। लिख लो, नाम फिर से पढ़ के बता देता हूं, फिर बोलोगे हैंडराइटिंग समझ नहीं आई। बीरबल पहले, ये इनके जो एडवाइजर कह लीजिए, मेन मिनिस्टर थे। तानसेन तो सबको पता है। राजा मानसिंह, जिन्होंने अभी बताया था ना मैंने, आर्मी को लीड किया था कहां पे? बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। राजा टोडरमल फाइनेंस मिनिस्टर। फैजी और फजल ये इनके लिए लिखते थे। भगवान दास और अब्दुल रहीम खाने खाना। ये अब्दुल रहीम खाने खाना कौन थे? जिन्होंने बाबरनामा को पर्शियन में कन्वर्ट किया था, उससे पहले टर्किश में थी। और मुल्ला दो प्याजा, ये 9 इनके नवरत्न थे। तो आपके इसमें आंसर तो पता ही है आपको, टोडरमल वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना यार। Who was given the title of the ambassador of Hindu Muslim unity for being the architect and mastermind of the लखनऊ पैक्ट? तो वो क्या बोल रहा है कि लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसके बारे में सब पढ़ लेते तो आंसर पता लग ही जाएगा। लखनऊ पैक्ट पे आ जाओ पहले। तो लखनऊ पैक्ट था क्या? पहले ईयर ध्यान रखना इसका, 1916। ये वो टाइम पीरियड था 1907 के बाद। 1906 में मुस्लिम लीग बनती है, 1907 में सूरत स्प्लिट होता है, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, नरम दल और गरम दल के बीच में विभाजन हो जाता है। ये दोनों अलग हो जाते हैं। और जो मुस्लिम लीग है वो भी अपना अलग, मुस्लिम लीग अपने आप में एक अलग लीग बन जाती है। उनकी बनती नहीं थी कांग्रेस में इस टाइम तक, लेकिन 1916 में इनके बीच में गांधी जी का आइडिया था और सबका आइडिया था कि हमें एक साथ आना चाहिए अगर हमें ब्रिटिश को प्रॉपरली हमने प्रोटेस्ट करना है, उनके खिलाफ हमने एक्ट करना है कुछ। तो लखनऊ पैक्ट में किन किन के बीच में समझौता हुआ? एक तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर प्लस मॉडरेट लीडर्स, और प्लस ये दोनों तो कांग्रेस हो गई, प्लस मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के लिए इन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम आपकी डिमांड मान लेते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट का रेजोल्यूशन भी पास कर देते हैं। 1916 का लखनऊ पैक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि कांग्रेस का ये वाला सेशन लखनऊ में हुआ था। और इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? उनका नाम था AC मजूमदार। AC मजूमदार। ये हो गया लखनऊ पैक्ट का सब कुछ, मैंने आपको बता दिया। ये इन्हें बोला गया, किनको? ये लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, ये मुस्लिम लीग के लीडर थे और इन्होंने भी काफी कोशिश करी थी एकता बनाने की। उस टाइम पर लखनऊ पैक्ट इनकी वजह से भी पॉसिबल हुआ, इसलिए इन्हें सरोजनी नायडू जी ने कहा, भारत कोकिला उनको बोला जाता था, द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो सरोजनी नायडू ने बोला मोहम्मद अली जिन्ना को। कवर क्वेश्चन पूरा आपका अच्छे से बता दिया। नेक्स्ट पे आ जाओ। Who was the court poet of King हर्षवर्धना? ये थे बाण भट्ट। किताब लिखी हर्षचरिता। हर्षचरिता।
अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा, दयानंद सरस्वती ने एक इंपॉर्टेंट मैगजीन भी लिखी थी, अभी हम पीछे कर रहे थे, उस मैगजीन का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। मैं अभी यही सोच रहा था कौन सा कुछ रह रहा है उसमें बताना। सत्यार्थ, स्पेलिंग ही गलत कर दी मैंने, एक मिनट, बस एक मिनट दे दो मेरे को। अरे ले यार, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, ये वो पत्रिका थी, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, मैं कोशिश करता हूँ कि इंपॉर्टेंट तो ना छोड़ो, यहाँ पे सारे कवर करा दूं। अब ये हो गया आपका दयानंद सरस्वती वाला। बाण भट्ट इनके कोर्ट पोएट थे, इन्होंने लिखी हर्षचरिता, ये आप ध्यान रखोगे, हर्षचरिता, ठीक है जी। तुलसीदास इज द कंटेम्पररी बोले थे, किसके टाइम पीरियड में थे? अकबर के टाइम पीरियड में था, अकबर के साथ नहीं थे, लेकिन उस टाइम पीरियड में ये थे। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने लिखी थी रामचरितमानस, और ये जो संस्कृत में लिखी गई थी रामायण, उसका अवधी ट्रांसलेशन था। तो ये भी पूछ लेते हैं किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? अवधी। लखनऊ को कहा जाता था अवधी, ठीक है जी। ये तुलसीदास का, ये भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। उसके लिए आपको ये इवेंट्स कब कब हुए, ये इवेंट्स क्या थे, वो भी तो पता होने चाहिए ना। तो एक एक इवेंट की डेट बना लेते हैं, ध्यान रखना। अभी बता चुका हूं मैं शायद, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 9 अगस्त, ठीक है जी। क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों शुरू किया गया था? उस टाइम तक क्रिप्स मिशन आके जा चुका था, और अब गांधी जी ने कहा था यही टाइम है, करो या मरो। तो डू और डाई का इन्होंने बोला था, और यहां से सिविल डिसोबीडियंस क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाती है आपकी। और इसमें काफी हिंसा हुई थी, काफी लोग मारे गए थे, लेकिन एक काफी हद तक ब्रिटिशर्स को इन्होंने झुका दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद। शिमला समझौता, शिमला कॉन्फ्रेंस भी इस वक्त तक बातचीतें चल रही थी कि इंडिया के लिए ट्रांसफर ऑफ पावर किस तरीके से किया जाए। तो काफी बातचीतें रद्द हुई हैं उस टाइम पे, जो नहीं मानी गई थी। तो उनमें से एक थी शिमला कॉन्फ्रेंस, जो शिमला में हुई थी 1945 में। इसके अंदर लॉर्ड वेवल थे इस टाइम पे, इंडिया के वाइसरॉय, लॉर्ड वेवल, ठीक है। पूना पैक्ट कब हुआ है? ये हुआ है 1932 में। येरवाड़ा जेल पुणे के अंदर गांधी जी बंद थे, आफ्टर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वो वापस आए थे। तो वहां पे मीटिंग हुई थी गांधी जी की और बी आर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय जी की। तो ये थे बी आर अम्बेडकर के साथ। तो उन्होंने उस टाइम पे कम्युनल अवार्ड का अनाउंसमेंट करा था रैमसे मैकडोनाल्ड ने, जो उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने बोला था कि कम्युनल अवार्ड दे रहे हैं, यानी कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं इंडिया के अंदर उनको भी। तो रूल एंड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को और बढ़ाने की कोशिश करी गई थी। तो इसलिए महात्मा गांधी अनशन पर चले गए थे जेल के अंदर। तो उनको मनाने के लिए, उनके बीच में पैक्ट बनाने के लिए बी आर अम्बेडकर को बोला, और उन्होंने कहा ठीक है, अब हम ज्वाइंट इलेक्टोरेट की डिमांड रखेंगे। और उसके बाद गांधी जी ने हरिजन समाज के लिए काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। 1932 की बात है ये। तो पूना पैक्ट भी आपको समझ में आ गया। कैबिनेट मिशन में अपने लेक्चर में पहले बता चुका हूं, 1946 के अंदर 3 मेंबर आए थे, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स। जहां मौका मिले रिवाइज कर डालो, एक बार की मेहनत है, लिखोगे चीजों को बार बार रिलेट करके पढ़ते रहा करो। तो ये हो गया आपका कैबिनेट मिशन प्लान। इसके अंदर सजेस्ट किया गया था कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठेगी, 389 मेंबर्स बिठाए जाएंगे जो इंडिया का संविधान बनाएंगे। तो अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने की पहले कौन सा हुआ, तो आपके सामने ईयर है, आप लगा सकते हो। पहले हो गया ये पूना पैक्ट, तो थर्ड किसमें है? थर्ड हो गया ये, फिर हो गया फर्स्ट, फिर हो गया सेकंड, और फिर हो गया फोर्थ। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ना आपका, ठीक है। तो सी हो जाएगा आंसर। आपको मैंने सारे ऑप्शन अच्छे से बता दिए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इन 1917 विच मूवमेंट वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी फॉर चंपारण। जब मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन कराया, उसके अंदर मैंने आपको एक ट्रिक भी याद कराई थी कि गांधी जी ने इंडिया आने के बाद में किन किन चीजों को किया था। तो उन्होंने केक खाया था, कौन कौन से उन्होंने आंदोलन किए थे। सबसे पहला चंपारण है, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह और ई से एंड। ये याद करने के लिए मैंने आपको बताया था। तो चंपारण सत्याग्रह बिहार के अंदर जगह है चंपारण, ठीक है। यहां पे पहला सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था, सत्याग्रह, और इसे फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी हम कहते हैं।
तो ये भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि गांधी जी के द्वारा फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किन्होंने कब कहां चलाई थी? तो तीनों के जवाब आपके सामने हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन चंपारण सत्याग्रह इन्होंने चलाया। चंपारण के अंदर इंडिगो प्लांटेशंस, इंडिगो मतलब नील की खेती उगाने के लिए ब्रिटिशर जबरदस्ती फोर्स करते थे फार्मर्स को कि आप नील की खेती करो। नील की खेती करने से क्या होता था कि जमीन हो जाती थी बर्बाद, दोबारा वो उपजाऊ नहीं रहती थी और उनसे वो कौड़ियों के दाम पे खरीदते थे। किसान वहां पे भूखे मर रहे थे। तो उसी चीज के लिए हेल्प मांगने के लिए एक किसान जिसका नाम था राम प्रसाद शुक्ला, ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, वो गांधी जी के पास आता है और मदद मांगता है कि हमारी मदद करो। फिर वो चंपारण में जाके अपना सत्याग्रह शुरू करते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इन सबकी मैं डेटें बता चुका हूं। स्वदेशी मूवमेंट 1905, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, सत्याग्रह हो चुका। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 और 1922 के अंदर चौरी चौरा हो जाता है 4 फरवरी को। ये सारी चीजें मैंने अपने हिस्ट्री के मैराथन में बहुत अच्छे से कराई हैं। बहुत कम टाइम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वहां पे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाके देखो उसको अभी। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। लेक्चर अगर यहां तक देख रहे हो और आपने कम से कम 5 लोगों को शेयर नहीं किया तो पाप लगेगा आपको। ये काम आपने करना है। Among the world's ocean, which ocean has the wildest continental shelf? अब देखो आपको एक बड़ी मजेदार बात मैं बताने वाला हूं। ज्यादातर बच्चे जो एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शायद ना पता हो, शायद बोल रहा हूं मैं, गुस्सा मत हो जाना। देखो थोड़ा सा टाइम लूंगा लेकिन चीज आपको मजा आएगा सुन के। एक मेरी बात को समझो कि आप एक चीज मेरे को बताओ, पहले तो समझ लेते कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता क्या है। आंसर तो बता दूंगा मैं, चला जाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी पता होना चाहिए। मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा है, आप कभी बीच पे गए होगे, ठीक है, ये तो है लैंड, ये आप खड़े हो मजे से लैंड पे, यहां है पानी, या बीच पे हो और ये इधर समुद्र है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब आप लैंड से समुद्र की तरफ जाते हो, जब आप बीच से आगे आगे जाते हो, तो आप देखो कि धीरे 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 ऐसे गहरा होता है ना पानी, या एकदम जो दीवार है उसके बाद सीधा ही गहरा समुद्र शुरू हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता ना, नहीं होता ना ऐसा। ये है लैंड और ये है फिर धीरे 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 लैंड नीचे जा रहा है, इसको आप कह लीजिए लैंड है। ये मैं आपको भी किसी पॉइंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा मेरे साथ कनेक्ट करना। यहां शुरू हो गया पानी, ये हो गया पानी। एक मिनट, बस 1 मिनट देना, ये चीज आपको जान के देखना कितना अच्छा लगेगा कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्चुअल में होता क्या और उसकी वर्ल्ड में इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी, ये कितना रिच चीजें देता है हमको। देखो ये हो गया लैंड और ये हो गया, ये लैंड नीचे धीरे 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 जा रहा है और इस तरीके से वो फिर पूरी डेप्थ पे पहुंचेगा और ये पूरा ओशन एस्टैब्लिश हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला पर्टिकुलरली ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या है ये? देखो जब प्लेट्स टूटती हैं, कॉन्टिनेंट्स है, अब ये बीच में से टूटी है, ये ऐसे तो टूटेगी नहीं ना, इतना एरिया। अब यहां सूरज है, कितना खराब सूरज है, तो ये इसकी किरणें पड़ती हैं इस वाले एरिया पे, वो तो पड़ती सब पे है, लेकिन जो ये वाला एरिया है ये ना तो पूरी तरह से लैंड पे है और ये पूरी तरह से गहरे पानी में भी नहीं है। तो इस पर्टिकुलर एरिया में बड़ा ही सुंदर, बहुत ही अच्छी एक्वेटिक लाइफ पैदा हो जाती है और इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है, क्योंकि यहां पे इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ की वजह से, नेचर की वजह से, एक्वेटिक लाइफ की वजह से बहुत ही रिच फॉसिल फ्यूल्स यहां से मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छा रिसोर्सेज देते हैं हमें, नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसीलिए इसकी वैल्यू बहुत होती है। इसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो क्वेश्चन में यही पूछा है, ऐसा कौन सा ओशन है जिसकी सबसे बड़ी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, मतलब धरती के साथ में बहुत आराम से नीचे आ रहा है, बहुत लंबी कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिक ओशन। अगर ये बात जान के मजा आया तो लेक्चर को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और 2 बातें अपनी भी बता दो आगे कमेंट में कि आपको क्या चाहिए। अब बाकी मैं अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूं इस चैनल पे। चैनल से आपको जुड़ के रहना है, वीडियोस देखते रहो। मैंने काफी, हर वीडियो में आपको देखने के बाद में ऐसा नहीं लगेगा कि इसके लिए मुझे पुरानी देखने की जरूरत है। कोई भी उठाओ प्लेलिस्ट से देखो, जीके के नाम से मेरी प्लेलिस्ट होगी, उसमें पॉलिटी अलग, हिस्ट्री अलग, ज्योग्राफी अलग, कोई भी देखो, देखने के बाद में आपको सेंस ऑफ कंप्लीशन जरूर आएगा।
नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच रिवर इज अंडर डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि किस नदी पे विवाद चल रहा है इन 3 राज्यों में। अब बेकार में तो विवाद करेंगे नहीं, है तभी करेंगे जब इनके राज्य से वो नदी बहती हो, है ना। तो ऐसी कौन सी नदी है, वो है नर्मदा। नर्मदा का सोर्स ध्यान रखना, एक तो नर्मदा और तापी, ये दोनों क्यों है इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक और बात बताता हूं। जो नीचे इंडिया है ना, ये है सारा कोस्टल एरिया इंडिया का, और ये नीचे पेनिनसुलर इंडिया है। यहां है वेस्टर्न घाट्स, बड़े बड़े पहाड़, और ये है ईस्टर्न घाट, छोटे छोटे पहाड़। तो जो नेचुरल फ्लो होना चाहिए पानी का वो यूं होना चाहिए, ऐसे। इसलिए देश की जो नीचे की नदियां हैं वो ज्यादातर इधर बहती है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन कुछ नदियां ऐसी है जो अपना रूटीन तोड़ के वो इधर ना बह करके इधर बहती हैं, अरेबियन सी में। उनमें से 2 इंपॉर्टेंट नदियां हैं, नर्मदा और तापी, क्योंकि ये रिफ्ट वैली में बहती हैं, इसलिए ये अरेबियन सी में बहती है और अपना कोर्स अलग बनाती है, ना कि वो सबकी तरह भीड़ में जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। समझ में आई बात। नर्मदा कहां से निकलती है, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहां है, ये एमपी में है। और ये फिर कहां बह जाती है, एमपी से निकल के गुजरात को टच करा, महाराष्ट्र को भी थोड़ा टच करा, और गुजरात के गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ बना हुआ है खंबत, और अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है। और ये धुआंधार वाटरफॉल भी बनाती है। एक और बढ़िया बात लो, धुआंधार वाटरफॉल कहां बनाती है, धुआंधार वाटरफॉल ये बनाती है जबलपुर के अंदर। जबलपुर सबसे बड़े वाटरफॉल कौन से हैं, जोग फॉल, जरसप्पा फॉल, या महात्मा गांधी वाटरफॉल कह लो, शरावती नदी कर्नाटका के अंदर। जब ड्रेनेज कराऊंगा सारी चीजें बताऊंगा। तापी, तापी कहां से बहती है, तापी शुरू होती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, और ये भी एमपी में ही है, और ये भी आके इधर अरेबियन सी में बह जाती है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। ड्रेनेज के लिए अलग से मैं आपके लिए लेक्चर लेके आऊंगा, सिर्फ काम की बातें बताऊंगा कि भैया आपको ये चीजें याद रखनी है, जैसे उसका स्तोत्र क्या है, उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज क्या है, वो कहां पे जाके बह रही हैं, उनके ऊपर कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स हैं और कौन से थर्मल पावर प्लांट है। स्टैटिक जीके से रिलेट करके मैं आपके लिए लेक्चर प्लान कर रहा हूं। हमेशा के लिए ड्रेनेज की मुसीबत आपके सर से दूर हो जाएगी। With which country India has the longest international boundary? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। इंडिया के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री, अभी ही आपको नीचे जाओगे ना, आपको लेक्चर मिलेगा, उसके अंदर इंडिया से बनने वाले जो भी फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, जिसमें साइज एंड लोकेशन, इस तरह के क्वेश्चन सब अच्छे से कवर हो रखे हैं। वो तो आपके लिए रामबाण सॉल्यूशन है। इस तरह के क्वेश्चंस के जितने बनते हैं सारे मिल जाएंगे आपको। अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूं, 7 कंट्रीज हैं जिसका इंडिया के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। अब मैं आपको एरिया वाइज ही बताऊंगा। देखो, सबसे ज्यादा एरिया लगता है बांग्लादेश का। क्वेश्चन सॉल्व आपका 4000 किलोमीटर के आसपास, रफली याद रख लो, कोई बात नहीं। बांग्लादेश हो गया। दूसरे नंबर पे चाइना, मतलब कि बांग्लादेश का बॉर्डर सबसे ज्यादा इंडिया के साथ लगता है। चाइना, फिर पाकिस्तान इसका लगता है, फिर चौथे नंबर पे आ जाओ नेपाल, फिर 5वें पे आ गया म्यांमार, फिर 6ठे पे आ गया आपका भूटान, और आखिरी में अफगानिस्तान। सबसे कम बॉर्डर अफगानिस्तान का लगता है, जो कि पीओके में पड़ता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। 106 किलोमीटर का यह बॉर्डर है, टोटल 106 किलोमीटर का। इन कंट्रीज के साथ इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स लगती है, मैंने उस वीडियो में वो भी कवर करा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। तो सबसे ज्यादा एरिया किसके साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री नंबर 1, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। क्वेश्चन पूरी अच्छे, हमने इसका पूरा पोस्टमार्टम कर दिया क्वेश्चन का। नेक्स्ट पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी। अच्छा जी, अब अनडिस्प्यूटेड इंडियन टेरिटरी ये बोल रहा है कि जो पीओके में ना आता हो, डिस्प्यूटेड एरिया तो पीओके और अक्साई चिन्ह वाला है ना, उस एरिया में जो ना आता हो, उसके अलावा इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो वो है कंचनजंगा, सिक्किम के अंदर। और माउंट एवरेस्ट सागर माथा बोलते हैं इसे, ये नेपाल में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। ठीक है जी, नंगा पर्वत ये पीओके में है।
तो ये है सारा खेल। कंचनजंगा के बाद इंडिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो वो नंदा देवी हो जाएगा। सबसे नंबर 1 कौन सा है जो सबसे ऊंचा है, वो कंचनजंगा है। समझ में आ गया? आ जाओ अपने अगले क्वेश्चन पे, शायद से लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, बस थोड़ा सा और रह गया है। यहां तक देखा है तो थोड़ा सा और देख लो। अंडमान ग्रुप एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय किसके द्वारा? तो इसका आंसर मैं आपको कंफर्म ही, आपको हमेशा के लिए मैं आपकी प्रॉब्लम दूर कर देता हूं। अंडमान और निकोबार आइलैंड का जो, इसको इंग्लिश में बोलता है आर्कीपिलैगो, यानी कि जो आइलैंड्स का समूह होता है उसको ऐसा बोला जाता है। तो इसको समझने के लिए कई बार बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, हमेशा के लिए दूर कर दूंगा, एक बार के लिए समझ लो। 204 आइलैंड का ये ग्रुप है, किस तरीके से बटा हुआ है वो समझ लो। अब धीरे धीरे समझ, देखो 5 हिस्से बांट लो इसके, 1, ठीक है, इसे 6 हिस्से मानो। ये हो गया नॉर्थ अंडमान, मैं आपको इसका मैप समझा रहा हूं एक तरह का सा, नॉर्थ अंडमान, ठीक है। उसके बाद में है ये मिडल अंडमान, इससे मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी दे दूंगा, मिडल अंडमान। फिर आ जाओ आप साउथ अंडमान, ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, यार ये बड़े बन गए सर्कल थोड़े, है ना। इसको 204 आइलैंड है, 1 मिनट, बस 1 मिनट और समझो बात को थोड़ा सा। नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, ये लिटिल अंडमान है, ऐसे कर दो यार इसको, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका कार निकोबार, और सबसे अंत में आता है आपका इधर ग्रेट निकोबार। ये हमारी यूनियन टेरिटरी है अंडमान और निकोबार की पूरी, इसकी मैंने आपको वो बताया है कि किस तरीके से ज्योग्राफी इसकी है। अब समझो, नॉर्थ अंडमान के ऊपर है सैडल पीक। सैडल पीक अंडमान और निकोबार का सबसे ऊंचा पहाड़ है, 712 मीटर कुछ का होगा ये सैडल पीक। फिर आता है मिडल अंडमान, फिर आता है साउथ अंडमान। अब ग्रेट निकोबार का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है ना, ये वाला पॉइंट, ये इंडिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। इसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, इंदिरा पॉइंट, क्योंकि इंडिया को अगर आप ऐसे देखो सबसे निचला हिस्सा यही होगा ना, और इसका जो लैटिट्यूड है वो 6 डिग्री 45 नॉर्थ है। 6 डिग्री 45 नॉर्थ बोले तो इक्वेटर से ये 6 डिग्री 45 नॉर्थ में पड़ता है। इसके बारे में भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड किस तरीके से देखते हैं वो भी मैंने आपको ज्योग्राफी वाली एक ही वीडियो में, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है वो आपका, उस टाइप के क्वेश्चंस कवर करने के लिए। तो ये हो गया आपका सबसे लोएस्ट पॉइंट। अब आते हैं कि ये निकोबार और अंडमान को जो डिवाइड कर रहा है, देखो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड यहां खत्म हो गए लिटिल अंडमान पे, फिर कार निकोबार है, तो इसके बीच में से एक लाइन खींच दो। ये एक लैटिट्यूड है, इमेजिनरी लाइन है, जिसे हम मानते हैं 10 डिग्री। तो इसको इसलिए बोला जाता है 10 डिग्री चैनल। आंसर हो जाएगा आपका 10 डिग्री चैनल, यानी कि ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार, अंडमान और निकोबार को अलग कर रहा है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में भी एक लैटिट्यूड है, इसको आप बोल सकते हो डंकन पैसेज, डंकन पैसेज। इसी तरीके से 8 डिग्री चैनल भी है, वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड्स के बीच में, मैं आपको बाद में बताऊंगा। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आप चीजों के साथ कनेक्ट कर पाओ। तो आई होप अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप अपने एंड से इसे शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, अपने यार दोस्त जितने भी आप लोग मिलकर तैयारी कर रहे हो सबकी हेल्प करो। सबको अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो ये सब तक जाना चाहिए, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके लिए, हमारे लिए ये बहुत अच्छी चीज होगी कि आप थोड़ा सा इसको सपोर्ट करें प्लीज। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू।